नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। दो टूक में आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर पर गणेश पूजा अर्चन और आरती पर हुए बेवजह विवाद की, क्योंकि कुछ नेता या यूं कहें कि इंडी गठबंधन के नेता इसमें राजनीति ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर वो क्या चाहते हैं कि लोकतंत्र के एक अलग स्तंभ, जो अलग अलग स्तंभ हैं, वो आपस में मिले ही ना। लोकतंत्र के अलग अलग स्तंभों के आपस में मिलने से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। यही भारत की खूबसूरती है। जहां लोकतंत्र नहीं है, वहां न्यायपालिका के साथ क्या किया जाता है, ये दुनिया इन दिनों देख रही है। देश में जब हर जगह गणेश उत्सव की धूम नजर आ रही है, ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के घर जाकर भगवान गणेश जी की आरती करते हैं, तो ये बात विपक्षी दलों के कई नेताओं को आखिर क्यों पसंद नहीं आती। प्रधानमंत्री जब किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होते हैं, तो आखिर विपक्षी दलों के नेताओं के पेट में दर्द क्यों होने लगता है। हैरत की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अब जब प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो उस पर आपत्ति की जाती है, और अमेरिका जाकर राहुल गांधी देश विरोधी अभियान चलाने वाली पाकिस्तान परस्त इल्हान उमर से मिलते हैं तो कोई किसी को आपत्ति नहीं होती है। चीन के राजदूत से मिलते हैं, चुपके चुपके MOU साइन करते हैं, तो उस पर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। रात के अंधेरे में जॉर्ज सोरेस के साथ मिलकर देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ कुछ लोग खड़े होते हैं, तो उससे भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, चुने हुए राष्ट्रपति अगर देश के मुख्य न्यायाधीश से आपस में मिलते हैं, तो कांग्रेस और इंडी अलायंस को आपत्ति होने लगती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश महाराष्ट्र से हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वो गणेश भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। पहले कांग्रेस सरकार में बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इफ्तार पार्टी देते थे। अब इफ्तार पार्टी देते तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं। तब क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश इस पार्टी में नहीं आते थे? जब इफ्तार पार्टी में भारत के मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं, साथ में खाना खा सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं, तो गणेश उत्सव में क्यों नहीं मिल सकते हैं? आज दो टूक में हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि इस मुद्दे पर क्या रहा प्रतिक्रियाओं का दौर। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। कुछ नेताओं ने कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आवास गृह में उनके इनविटेशन पर गणपति जी की उपासना की, उनकी आरती हुई, उसको लेकर भी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? कैन नॉट द डिफरेंट पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी मीट? Cannot they converge? Should not they be friends? Should they be enemies? Should they not be talking to each other? Should they not extend a handshake? Should they not have courtesies extended towards each other? हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। गणेशोत्सव के दौरान सभी लोग, हम तो अपने विरोधियों के घर पे भी जाते हैं। मैं स्वयं इतने सालों से, इतने दशकों से जिनके घर पे गणपति रहता है, उनके घर पे भी जाते हैं। हर ऐसे धार्मिक त्योहार में इस पर राजनीतिकरण नहीं किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी पूजा अर्चना का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे और नुकसान के लिए करती है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि कल की पूजा का मकसद लोगों के दिमाग में हलचल पैदा करना था। अगर देखिए, घर जाने से अब आज के युग में फेस टाइम पे, आपके व्हाट्सएप पे कोई भी बात हो सकती है, तो फैसला अगर उससे प्रभावित नहीं हो रहा है, तो अगर गणपति की पूजा ओपनली जाके कर रहे हैं, वो पुजारी आदमी है, रिलीजियस आदमी है, तो इससे फैसले पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? CJI चंद्रचूड़ ने जो फैसले दिए हैं, उनका किसी से मिलना और वो भी उत्सव एक अवसर होता है, इस पर सवाल खड़े करना संकीर्ण
राजनीतिक मानसिकता की मिसाल है। ऐसे अवसर पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं और उसमें इन्हें महाराष्ट्र के एक लंबित फैसले से जोड़कर देखा जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। It is not fair on the institution. You should not lend yourself to a situation, to be in a situation where people can gossip about the institution and start speculating, especially in the context of people holding the highest positions in the country. Because what happens is that it sort of ignites a debate which is unnecessary and harmful to the institution. There may be nothing behind it. There may be no motivation behind it. But there is speculation because of this, which is not good for the institution. हमारे एग्जीक्यूटिव हेड और जुडिशरी हेड कितनी बार एज पर लॉ दे आर सपोज टू मीट एंड नॉट ओनली मीट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज विजिटिंग द ऑफिस और द रीजन नॉट द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑल चीफ जस्टिस so it is nothing wrong that the honorable prime minister visited the residence of honorable chief justice of India for attending the Ganesh Puja. This is a secular country. Every person, he may be prime minister, he may be chief justice, he may be anyone, they celebrate these functions who are Hindus. तो विघ्नहर्ता की पूजा से क्यों घबरा गए हैं विघ्नकर्ता। आज दो टूक में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि दिक्कत जो विपक्ष के नेताओं को है वो इस बात से है कि प्रधानमंत्री सीजेआई के घर पर उनसे मिलने गए, या फिर उन्हें दिक्कत इस बात से है कि प्रधानमंत्री ने गणेश पूजा क्यों की, वो भी पारंपरिक वेशभूषा के अंदर। तो आइए चर्चा के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता, साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। वहीं हमारे साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के वरिष्ठ नेता किशोर तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वहीं संवैधानिक मामलों के जानकार डीके दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का दो टूक में बहुत बहुत स्वागत है। और राहुल लाल, शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ, सवाल मेरा बहुत सिंपल है, छोटा सा सवाल है। आखिर कांग्रेस को दिक्कत क्या है? क्या कांग्रेस को दिक्कत इस बात से है कि प्रधानमंत्री ने गणेश पूजा की, या दिक्कत इस बात से है कि वो मुख्य न्यायाधीश के घर पर गए? प्रधानमंत्री के गणेश पूजा से किसी को क्यों दिक्कत हो? बिल्कुल करना चाहिए, बहुत ही पवित्र है। हम लोग भी गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री की गणेश पूजा से दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जिस प्रकार से मुख्य न्यायाधीश, माननीय मुख्य न्यायाधीश के घर जो है पहुंचते हैं और उनके निजी कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, परेशानी उस वाले जगह पे है कि ये एक बहुत अच्छा जो है कि देखिए, हम लोग अगर न्याय के संदर्भ में देखें, भारतीय संविधान के संदर्भ में देखें, लिखित तौर पर यहाँ पे किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है, लेकिन एक परंपरा है, एक चीजें हैं, उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन होता हुआ दिख रहा है इसमें कि कम से कम हमारे संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए बड़े ही लंबे चौड़े प्रावधान किए गए हैं। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहे, वो कहीं से प्रभावित ना हो, इसको ध्यान रखने की बड़ी सख्त जरूरत है। तो इस पूरे प्रकरण से, और दूसरा चीज, एक चीज और है मैं जो कहना चाहूंगा प्रखर जी, कि केवल न्याय केवल होना पर्याप्त नहीं है। न्यायपालिका के संदर्भ में, पूरे जुडिशरी के संदर्भ में यह भी चीज कहा जाता है कि बाहर से दिखना भी चाहिए। लोकतंत्र के, देखिए, प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े कार्यपालिका के पद पे बैठे हुए हैं, और जो सीजीआई है वो जुडिशरी के सबसे सर्वोच्च पद पे है। हमें लग रहा है कि इस पूरे प्रकरण से दोनों के ही गरिमा को लेकर अगर हम लोग कहें तो ऐसे मामलों से दूरी बना के रखते हैं तो वो एक ज्यादा बेहतर चीज होता है। यह मामला इस चीज का है, प्रधानमंत्री ने गणेश की पूजा की, भाई इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? तो धार्मिक त्योहार है, बहुत प्रसिद्ध धार्मिक त्योहार है, हो रहा है, पूरा देश ही पूजा कर रहा है, गणेश की भक्ति में पूरा देश लीन है इस समय। लेकिन क्या प्रधानमंत्री गणेश जी की पूजा करने के लिए उनको पूरे दिल्ली में कोई और जगह नहीं मिला, कोई और जगह स्थान नहीं था? ये इस कारण से इसके ऊपर क्योंकि आपसे पूछ कर जाएंगे या कांग्रेस पार्टी से पूछ कर जाएंगे कि मुझे किसी ने अगर आमंत्रित किया है तो क्या वो कांग्रेस से पहले पूछे कि हमें किस व्यक्ति के घर में जाना है पूजा करने और किस व्यक्ति के घर में पूजा करने नहीं जाना है?
देखिए प्रखर जी, तो एक काम करते हैं कि पीएमओ जो है सुबह जो उसका जो भी कार्यक्रम होता है पीएम का, वो दिन भर का दौरा और कार्यक्रम जो रहते हैं वो पहले कांग्रेस दफ्तर से फाइनल करवा लेते हैं, उसके बाद फिर वो करने लगते हैं कहाँ पे किसके यहाँ जाना है। आपको कोई मिलने बुलाएगा अपने घर में, या गणपति पूजा, मेरी भी दोस्त हैं वो गणपति पूजन में लगातार हम लोगों को बुला रहे हैं, तो क्या किसी से पूछकर कोई जाता है? प्रखर जी बस 20 सेकंड का और समय दीजिएगा, क्योंकि आपका बड़ा सा पैनल है यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, हम लोग भी अलग अलग मित्रों के पास जिन लोग गणेश जी की पूजा कर रहे हैं उनके घरों में जा रहे हैं, लेकिन वो क्या प्रधानमंत्री निजी हैसियत में गए हैं या प्रधानमंत्री की हैसियत में गए हैं? प्रधानमंत्री निजी हैसियत में तो नहीं गए हैं ना वहां पे। और वो भी मुख्य न्यायाधीश है, सवाल इस चीज का है। हम और आप जा रहे हैं, वो तो जा ही रहे हैं, सब लोग, पूरी दुनिया जा रही है कि स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर जा रहे हैं। तो राहुल लाल जी, आपको ऐसा लगता है कि क्या जब चीफ जस्टिस ने, कोई बिना बुलाया तो गए नहीं होंगे, जब चीफ जस्टिस ने प्रधानमंत्री को अपने घर में आमंत्रित किया तो सारे नियम, संविधान से जुड़े जो पक्ष हैं, एक कंडक्ट जो एक जस्टिस का होना चाहिए, वो सब भी तो उन्हें मालूम होंगे ना। ऐसे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन नहीं गए वो, तब भी वो बुला रहे हैं तो कुछ सोचकर ही बुलाया होगा। लेकिन आप तो जो बाल की खाल निकालने वाली बात होगी ना, इसमें तो राजनीति वाली बात होगी। मेरे साथ रोहन गुप्ता भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और आपने रोहन लाल को सुना, राहुल लाल को आपने सुना, रोहन जी वो कह रहे हैं कि हमें आपत्ति नहीं है इस बात से कि पीएम मोदी गणेश जी की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, इस बात से कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति तो हमें इस बात से है कि वो चीफ जस्टिस के साथ इस तरह से क्यों नजर आए। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष को हर चीज से आपत्ति है, जहां भी मोदी जी जुड़े हो उस हर चीज से आपत्ति है, जहां मोदी जी का नाम हो। विश्व में कहीं पे भी चले जाए, कोई भी देश में चले जाए, वहां मोदी विरोध करते करते देश विरोध करने लगते हैं। यहाँ पे चीफ जस्टिस ने जो आमंत्रण दिया प्रधानमंत्री को और दूसरी डिग्नेटरीज को भी आमंत्रण दिया, क्या ये पब्लिक डोमेन में नहीं है? ऐसा तो है नहीं कि छिपा के आमंत्रण। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी उनके रिस्पेक्ट रखते हुए उनके घर पे गए। ऐसा तो है नहीं कि उस तस्वीरों को प्रधानमंत्री ने छिपाया। ये हमारी परंपरा है प्रखर जी, हमको समझना पड़ेगा कि ये जो विपक्ष है कहीं ना कहीं विरोध के चक्कर में हमारी परंपराओं से दूर जा लेके जा रहा है हमको। सनातन का जो विरोध है, उनको ये बात समझ में नहीं आती। जब मनमोहन सिंह जी उस समय पे इफ्तार पार्टी बुलाते हैं, तब उसके अंदर सीजीआई जाते हैं, तब किसी को आपत्ति नहीं होती, तब किसी ने सवाल नहीं उठाया था। क्यों? देखिए रोहन जी, आप बोल रहे हैं, देखिए बाहर जाके बोलना देवता भगवान नहीं होते, ये किस प्रकार की बात है? आप देखिए, जहां पे कांग्रेस का शासन, हिमाचल में मस्जिद का इशू चल रहा है, कर्नाटक में आप देखिए वहां पे जो पत्थर बेचे जा रहे हैं गणेश के वंदना में, क्या हो रहा है? ये विपक्ष का जो तुष्टीकरण वाला जो मामला है इतना आगे बढ़ चुका है, अब इनको ये भी पसंद नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री जी चीफ जस्टिस जी के घर जाके गणेश वंदना करें। उनको ये भी पसंद नहीं कि चीफ जस्टिस जी क्यों गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं। अरे क्या क्या बेतुकी हम डिबेट कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। पूरा देश ये चीज को समझता है, ये हमारी परंपरा के गणपति में कोई भी किसी को, अगर दुश्मन भी आपको घर से प्यार पे बुलाता है, आप जाइए, वहां पद की कौन सी बात आ गई? दूसरी राहुल जी, अभी आपने जब बोला तो किसी ने नहीं टोका। रोहन जी, आपकी पूरी बात सुनते रहे, थोड़ा सा सुन लीजिए उनकी बात भी, फिर मैं किशोर जी के पास आखिरी और एक चीज मुझे चीज बताइए प्रखर जी, क्या हम लोग इतने परिपक्व नहीं है कि अगर सीजीआई के वहां पे प्रधानमंत्री जाएंगे तो न्यायपालिका खतरा आ जाएगा? क्या बात कर रहे हैं? क्या हमारी ये मैच्योरिटी है? क्या हमारे लोकतंत्र की मैच्योरिटी पे हम सवाल उठा रहे हैं? आज 50 बार ऐसा हो गया जब सीजीआई ने सरकार के खिलाफ फैसले तोड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि पूजा में आप चले गए तो अब आप फैसले जो हो जाएं। कैसी बात कर रहे हैं? एक बात जो आप संविधान की बात कर रहे हैं, दूसरी बात जो हम सनातन के मूल्यों की बात कर रहे हैं, हर चीज को आप तार तार कर रहे हैं। आप जो मोहब्बत की दुकान बोल रहे हैं उसमें नफरत के पकवान परोस रहे हैं। हर बार आप चीज को सवाल उठाना है, हर चीज में आपको नफरत करना है। सनातन पे सवाल, प्रधानमंत्री राहुल, किशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, किशोर जी से मैं पूछना चाहता हूँ। किशोर जी, जब ये घटना हुई, प्रधानमंत्री सीजीआई के घर पहुंचे, तो पहली प्रतिक्रिया जो है वो आपकी पार्टी की तरफ से आई। संजय राउत ने सवाल उठाया कि महाराष्ट्र सरकार से जुड़े फैसले सीजीआई की अदालत में हैं और इस तरह से उनको नहीं जाना चाहिए था। तो क्या ये न्यायपालिका पर और देश की सबसे बड़ी पंचायत पर, देश की सबसे बड़ी कोर्ट पर और उसके सबसे बड़े पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो मुख्य न्यायाधीश है भारत का, आप उसकी जो उसकी मंशा है, जो उसकी आपकी निष्ठा है, क्या उस पर ये सवाल नहीं उठा रहे? किशोर जी। देखिए, महाराष्ट्र के जो असंवैधानिक सरकार है और हमारी पार्टी की जो टूट है और जिस पर वहां के सभापति ने जो निर्णय दिया, ये सब निर्णय है और ये निर्णय अभी एक्टिव कंसिडरेशन में है। और मास्टर ऑफ रोस्टर कौन रहता? मास्टर ऑफ रोस्टर सीजीआई रहता और मास्टर ऑफ रोस्टर रहता और कैबिनेट का हेड रहता
भारत का प्राइम मिनिस्टर और भारत के जो महामहिम प्राइम मिनिस्टर है उनके कई डिसीजन और इस सरकार के 716 डिसीजन अभी चैलेंज कर दिए गए हैं और वो सीजीआई के सामने है। तो अभी ऐसी बात हुई, मुझे देखिए प्रखर, ये मुद्दा बहुत ज्यादा गंभीर हो गया। अब अगर क्योंकि ये यशवंत चंद्रचूड़ के बेटे हैं और धनंजय चंद्रचूड़ का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मुझे तो मालूम पड़ा कि ये ट्रैप रचा गया बीजेपी के मीडिया से और मोदी जी ने उसका वीडियो बनाया, खुद के हैंडल से भेजा। तो ये बड़े बड़े भोले हैं, यशवंत के बेटे धनंजय बहुत भोले हैं चंद्रचूड़ साहब। तो उन्होंने है ना ये ट्रैप में वो फंस गए। अब विवाद हो गया। अब आपको लगता है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो इतने बड़े पद पर बैठे हैं, वो ट्रैप में फंस गए? किस तरह की बातें कर रहे हैं किशोर जी? अरे यार, ये बीजेपी के ट्रैप में वो फंस गए। अच्छा, अभी बता रहा हूं, आप जानते हैं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। अरे भाई, मैं कानून का LLM किया हुआ आदमी बैठा हूं। आप मुझे मत बताइए कि कानून के व्यवस्था में मैं उनका कंटेम कर रहा हूं या ना कर रहा हूं। मैं कंटेम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि ट्रैप में फंस गए। क्या भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी ट्रैप में फंस सकता है? अरे मोदी है तो मुमकिन है। मेरी बात सुनो यार, ऐसा है कि तुम मैंने मुझे रोकते जाओगे, प्रखर रोकते जाओगे। अच्छा ठीक है, आप बोल रहा हूं, आप बोल लीजिए। ठीक है, आप बोल लीजिए। अरे मैं वैसे आता नहीं हूं तुम्हारे पास, अभी आता हूं तो नहीं, आप आए, हमारे सौभाग्य की बात है, आप बोलिए। हाँ, ये क्या है कि डीके दुबे यहाँ बैठे हुए हैं और मेरे मित्र अवध भी बैठे हुए हैं। तो ऐसा है कि ये मामला बहुत संगीन हो गया। अगर इसकी ये बात का बतंगड़ नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन अब ऐसा हो गया कि ये नवंबर में रिटायर हो रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि इन्होंने रिटायरमेंट प्री मैच्योर्ड ले लेना चाहिए। और उसके बाद एक मिनट फिर से प्रखर तुम आ गए, इन्होंने रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। मैं बोल रहा हूं क्योंकि यशवंत चंद्रचूड़ का जो नाम है वो खराब नहीं होना चाहिए। ये महाराष्ट्र का सपूत है। धनंजय चंद्रचूड़ की इंटीग्रिटी पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है तो मुझे लगता है कि इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और दूसरी बात इन्होंने जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे अपॉइंटमेंट के लिए लॉबिंग की है वो भी गलत काम आप ये देखिए, ये आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं और इस तरह के आरोपों की मैं कम से कम मैं भर्त्सना करता हूं। आप भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में जिस तरह की बातें कह रहे हैं, कम से कम मैं इसको अपने आप से अलग करता हूं और मैं इसकी आलोचना करता हूं। ये आपके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। मेरा सवाल अब दूसरा है। अब मेरा आपसे दूसरा सवाल है, आपने जस्टिस चंद्रचूड़ के पिताजी को याद किया, मैं यहाँ पे उद्धव ठाकरे के पूजनीय पिताजी बाला साहब ठाकरे को याद करना चाहता हूं और ये आपसे पूछना चाहता हूं कि जब राहुल गांधी, आपके इंडिया अलायंस के जो मुख्य पार्टी है उसके जो मुखिया हैं एक तरह से, राहुल गांधी जब इलियाना उमर से मिलते हैं, जो पाकिस्तान परस्त है, जो भारत विरोधी है, जो मुस्लिम कट्टरपंथी है, ऐसी अमेरिकी सांसद से जब मिलते हैं तब तो आपकी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आती है। लेकिन गणेश पूजन में कोई चला गया प्रधानमंत्री तो आप प्रतिक्रिया देते हैं। तो क्या बाल ठाकरे की जो पार्टी शिवसेना थी वो बदल गई है? क्योंकि अगर बाल ठाकरे होते और राहुल गांधी ने उमर इलियाना से मुलाकात की होती तो शायद उनका रुख अलग होता। किशोर जी, मैं बता रहा हूं, और राहुल गांधी किससे मिलते हैं, क्या मिलते हैं, ये कोई उद्धव ठाकरे को पूछ के नहीं मिलते हैं। और राहुल गांधी जो आरएसएस के वगैरह के खिलाफ बोलते हैं, उन्होंने आरक्षण पे भी बोला, तो ये हम इससे कोई तोड़ दीजिए संबंध। जैसे आपने जस्टिस चंद्रचूड़ को ये सलाह दी कि उनको प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेना चाहिए, तो आप भी इंडियन अलायंस छोड़ दीजिए अगर वो उमर इलियाना से मिल रहे हैं तो। सीजीआई को आप सलाह दे रहे हैं, अपनी पार्टी जिनके साथ गठबंधन कर रखा उनको सलाह नहीं देंगे आप? प्रखर भाई, अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, हमको बीजेपी को गिराना है। अच्छा, तो बीजेपी को गिराने के लिए जो इलियाना उमर से हाथ मिला रहा है, पाकिस्तान परस्त उमर इलियाना से हाथ मिला रहा है, उसके साथ आप हाथ मिला लेंगे? सारी सलाह जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए है। मुख्य न्यायाधीश को सलाह दे देंगे क्योंकि आपने एलएलएम कर रखा है, आपने एलएलएम कर रखा है, इसलिए आप भारत के मुख्य न्यायाधीश को सलाह दे देंगे। लेकिन जिस पार्टी से आप हाथ मिला रहे हैं, जिसको एक तरह से नापाक गठबंधन कहना चाहिए, उसके नेता को आप नहीं समझाएंगे। वो वीर सावरकर के खिलाफ बोलते रहेंगे, वो संघ के खिलाफ बोलते रहेंगे, वो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते रहेंगे, वो उमर इलियाना से हाथ मिलाते रहेंगे, लेकिन शिवसेना मुंह में दही जमाकर बैठी रहेगी। इतनी मजबूर बाल ठाकरे की पार्टी, आप कहते हैं आप बाल ठाकरे की असली पार्टी है, बाला साहब ठाकरे की पार्टी इतनी मजबूर हो गई है। किशोर जी,
प्रखर तुम ही बोले जाओगे, तुम ही नहीं तो क्या मुझे बोलने का हक नहीं है कि सारा राइट बोलने का आप ही को मिला हुआ है क्या? एंकर ने थोड़ा सा जो प्रवक्ता बुलाते हैं मतलब एंकर है, मतलब एंकर हूं तो क्या मैं मतलब एंकर हूं तो तभी तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। अरे यार मुझे चलिए अवधेश जी नहीं किशोर जी ठीक है, आपसे दो तीन सवाल। अवधेश जी ये बताइए कि ये जो पूरा मामला हुआ, किशोर जी अरे जवाब दे रहा हूं मैं तुम्हारे सवाल का। ठीक है, देखो एक साजिश के अंदर धनंजय चंद्रचूड़ शिकार हो चुके। हम लोग क्यों आए? क्योंकि हमारे पार्टी को इन्होंने है ना आइसक्रीम का कोन दे दिया। आइसक्रीम का कोन दे के हमारी पार्टी चुरा लिए। तो हम तो कह रहे कि चंद्रचूड़ साहब हमारे डिसीजन से अलग रहे, लेकिन वो मेरे मित्र है तो मैं उनको कहता है कि इतने विवाद में अगर आपके इतनी अच्छे मित्र हैं तो मैं कहूंगा व्यक्तिगत तौर पर सलाह दे दीजिए, नेशनल टेलीविजन पर बोलकर भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में इस तरह की बातें ना करें। कम से कम मेरी आपसे विनती है, और कम से कम जो व्यक्ति ने दावा किया कि एलएलएम कर रखा है उसे इस तरह की बातें नहीं बोलना चाहिए। अवधेश जी जो पूरा मामला क्या है, आपत्ति किस चीज से? सीजीआई से मिलने की वजह से आपत्ति है, या प्रधानमंत्री मोदी प्रभु गणेश की आराधना करते हुए दिखाई दिए इससे आपत्ति है, या फिर जो राहुल गांधी की पूरी यात्रा को लेकर विवाद चला, जिस तरह की उन्होंने वहां पर कुछ क्रियाकलाप किए जिससे एकदम से कांग्रेस बैकफुट पर आई हुई है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इसे विवाद का मुद्दा बनाया गया? आपने किशोर तिवारी जी से पूछा तो था ये प्रश्न। किशोर तिवारी जी पुराने पत्रकार हैं, कोई आज अच्छा पत्रकार भी हैं? पत्रकार हैं। अच्छा, एलएलएम भी किया है। एंकर को कह रहे हैं नहीं, मतलब महाराष्ट्र में इनकी प्रतिष्ठा है वहां मुंबई में, और सम्मानित व्यक्ति हैं और शानदार हैं, अंदर से बहुत साफ सुथरे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि पार्टी ऐसी व्यवस्था होती है कि धृतराष्ट्र के दरबार में द्रौपदी के चीरहरण करते हुए बड़े बड़े लोग नीचे देखते रहे, वैसे इस समय अनेक लोगों की स्थिति है पूरे INDIA में। वो किशोर तिवारी अकेले ने, अनेक लोगों की स्थिति है कि वो जान रहे हैं कि ये द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, लेकिन उस चीरहरण में खड़ा होकर के, तो उसके लिए तो एक विदुर जैसा कलेजा चाहिए कि कम से कम खड़ा होकर वो कर सके। देखिए मैं इस पर आऊंगा, पहली तो मेरी टिप्पणी है कि ये भारत के राजनीति के इतिहास में इतना कलंकित करने वाला दिल राजनेताओं का शायद इसके पहले और बाद में मालूम ऐसे अनेक हुए, लेकिन इस प्रकार का ये शर्मनाक है। भारतीय राजनीति के पतन की पराकाष्ठा है, वैचारिक पतन के। लेकिन ये जो सेकुलर फंडामेंटलिज्म हमारे देश में है ना, सेकुलर ब्रिगेड, वो अनेक प्रकार से एक्ट करता है। देखिए ऐसा है कि चीफ जस्टिस, अब इस समय तो आप मतलब जिस सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों से, जिन न्यायाधीशों ने अपने व्यवहार से पूरी दुनिया में भारत की न्यायपालिका की साख और सम्मान स्थापित किया है उनके फैसलों से अनेक बार जो है बीजेपी RSS उनको ज्यादा परेशानी हुई है इस विचार के लोगों को। उसको अगर आप संदेह के घेरे में ला रहे हैं गणेश पूजा प्रधानमंत्री के जाने के बाद, तो आप इससे क्या उम्मीद करते हैं? इससे मतलब अब कौन सी संस्था बची हुई है? लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कुछ दिनों पहले इस देश के राष्ट्रपति पर, वो भी संवैधानिक पद है, प्रश्न उठाया गया। आप संसद में चले जाइए तो संसद में लोकसभा के अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, अब तो उपराष्ट्रपति के विरुद्ध जो है मिमिक्री तक की गई, अब अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। तो सारे संवैधानिक पदों को संदेह के घेरे में लाना, उसको अपमानित करना, स्वयं जिससे आम जनता का जो है वो विश्वास संवैधानिक संस्थाओं से हट जाए। और वो आप देखिए ना, चाहे आपको विजिलेंस कमीशन हो, इलेक्शन कमीशन, दुनिया में कौन ऐसा प्रमुख लोकतांत्रिक देश होगा जहां की चुनाव आयोग के को लंदन में, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जाके उसके विरुद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, बिल्कुल हो रही है, उस पर सेमिनार किया जाए। और राहुल गांधी खुद अभी अपने जो अमेरिकी दौरे में उन्होंने तीनों दिन ये बयान दिया कि चुनाव का सवाल उठाए। इसमें आप क्या कल्पना कर सकते हैं? पहले अब मैं आ रहा हूं ना, एक उदाहरण पहले दे रहा हूं। पंडित नेहरू जी ने PV गजेंद्र गढ़कर को चीफ जस्टिस बनाया था। उनके एक आत्मकथा है, टू द बेस्ट ऑफ माई मेमोरी। जी, वो तो पढ़े तो ऐसे पागल हो जाएंगे
उन्होंने लिखा है कि नेहरू जी के यहाँ मैं मिलने जाता था, नेहरू जी हमारे पास आए, अनेक घटनाओं का वर्णन किया है। ये तो जब उनको बनाया गया तो उसके पहले जस्टिस इमाम थे, और जस्टिस इमाम के बारे में कहा जाता है कि वो मानसिक रूप से तैयार नहीं थे, तो नेहरू ये घबरा रहे थे। नहीं, मैं उसमें एक दिलचस्प बात बता रहा हूं अवधेश जी, कि जब जस्टिस इमाम की बारी आई चीफ जस्टिस बनने की, तो नेहरू जी घबरा रहे थे कि अगर इनको मैं नहीं बनाता हूं तो पाकिस्तान क्या सोचेगा, मतलब भारत के जजों को नियुक्त करने पर पाकिस्तान क्या सोचेगा, ये नेहरू चिंतित होते थे। और ये सुप्रीम विस्पर्स नाम से जो पुस्तक लिखी है उसके अंदर ये पूरा उल्लेख आता है। डीके दुबे साहब मेरे साथ मौजूद है। डीके दुबे साहब, आपने भी बात सुनी किशोर तिवारी जी की, किस तरह की उन्होंने बात की, एक पूरी तरह से मंशा और सवाल उठाए। मेरा सवाल आपसे एक दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि क्या देश का जो मुख्य न्यायाधीश है, या मान लीजिए कोई हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, क्या वो मुख्यमंत्री से या प्रधानमंत्री से मिल नहीं सकता? क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका आपस में मिल नहीं सकते? क्या मिलके पूजा पाठ या पारिवारिक समारोह में शामिल नहीं हो सकते? इसको लेकर नियम कायदे कानून क्या रहते हैं, पहले तो ये बताइए आप। देखिए ये किशोर तिवारी जी परंपरा है। अवधेश जी आप मुस्कुरा रहे हैं, आप अरे भैया हमको बता लें, देश परंपरा से भी चलता है, देश परंपराओं से भी चलता है, वो लिखित नहीं होता है। परंपरा एक डिबेट का भी है कि जरा कानून अब राहुल जी, डीके द्विवेदी को बोलने दीजिए, होने के परंपरा बाद है। 9:25 होने के बाद में देश के जाने माने संवैधानिक विशेषज्ञ डीके दुबे से पहला सवाल पूछ रहा हूं और आप टोक देते हैं। ये क्यों? ये तो डिबेट करने का कोई तरीका नहीं है। आप भी सुनिए डीके दुबे साहब को, आप भी सुनिए। आपके सामान्य ज्ञान में जो लगता है कई बार सामान्य है, उसमें तो कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी। प्लीज सुन लीजिए डीके दुबे साहब को। जी दुबे साहब बोलिए। देखिए, कानूनन किशोर तिवारी साहब खुद कह चुके हैं और ये रोहन जी खुद कह रहे थे, कानूनन इस बात पर किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर लगातार सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं। आपको याद है जस्टिस कुरियन ने एक चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अपने घर में मतलब एक बैठक बुलाई थी कि भाई जजेस के साथ इंटरेक्शन करना है, तो उस पर जस्टिस कुरियन ने कहा था कि संडे को मैं नहीं आ सकता क्योंकि संडे को हमारा पूजा पाठ का होता है या मैं चर्च जाता हूँ, और ये सब बवाल चला था और कई दिन तक वो इशू बना रहा था। तो क्या है कि वो चीजें बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव या जजेस और एग्जीक्यूटिव के बीच में लगातार इंटरेक्शन होता है, क्योंकि देश बिना कोऑर्डिनेशन के नहीं चल सकता। एनिमी नहीं है एक दूसरे की कि साहब सरकार बैठी है तो चीफ जस्टिस कुछ करेगा और चीफ जस्टिस अगर कुछ कह रहे हैं तो सरकार उनका पलटवार करेगी। यहां तक की व्यवस्था है कि कोर्ट रूम में जो पार्लियामेंट के अंदर का प्रकरण है उसको वो बात नहीं करेंगे, और पार्लियामेंट के अंदर जो कोर्ट में डिसीजन हुआ है उस पर बात नहीं करेंगे। जो भी करना है अगर कानून लाते हैं तो लेकर आते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और ना ही ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है। मैं तो ये सवाल मैं तो सोचकर हैरान हूं कि कांग्रेस के कितने मिनिस्टर ऐसे रहे हैं जो जजेस बनाए गए हैं। आप सूची आपके पास, मैं एक दिन डीडी को ही सुन रहा था कि सूची वो पेश कर रहे थे कि साहब कितने ऐसे कांग्रेस के सक्रिय मिनिस्टर रहे हैं जिनको जजेस बनाया गया था, उस समय अपॉइंट किया गया था। मैं आपको एक मिनट के लिए रोक रहा हूं। अपनी पीसीआर टीम से निवेदन करूंगा कि इन्हीं में से एक बहरुल इस्लाम, जस्टिस बहरुल इस्लाम का जरा ग्राफिक्स चला दीजिए, तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के ज्ञान में बढ़ोतरी हो जाएगी। जी दुबे साहब। अरे साहब, मेहरचंद महाजन साहब तो चीफ वो हुआ करते थे प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के, बाद में जज बने। कितने सारे नाम हैं जो कि किसी न किसी के बिहाफ पर पहले काम कर रहे थे और फिर बाद में इनकी कांग्रेस की सरकारों ने उनको जजेस बना दिया और ऊपर तक आए हैं, वो चीफ तक पहुंचे हैं। इसलिए ये फिर इसको क्या कहेंगे कि भाई एक कांग्रेस के सक्रिय मिनिस्टर को आपने जज बना दिया, बायस नहीं हो सकता। जहां तक रोस्टर की बात कर रहे हैं तिवारी जी, मैं ये भी सोचकर हैरान हूं कि रोस्टर प्राइम जरूर तय करते हैं चीफ जस्टिस, लेकिन क्या जिनका भी नाम प्रपोज किया जाएगा या जिनके पास भी केस जाएगा, क्या उनको बायस कह रहे हैं ये अभी से कि वो बायस हैं, अयोग्य हैं, वो डिसीजन नहीं ले सकते, वो सुनवाई नहीं कर सकते क्योंकि चीफ जस्टिस। क्या दबाव बनाने की राजनीति हो सकती है डीके दुबे साहब?
बिल्कुल नहीं, दबाव बनाने की नहीं है ये जो आप देखिए बांग्लादेश में क्या चल रहा है। पहले चुनाव को उन्होंने चैलेंज किया, फिर सरकार को उन्होंने चैलेंज किया, फिर वहां के चीफ जस्टिस को उन्होंने चैलेंज किया, फिर वहां के सिस्टम को उन्होंने चैलेंज किया, वहां की विदेश नीति को उन्होंने चैलेंज किया। जहां जहां भी ये प्रकरण चल रहे हैं वो हर देश में आप देखिए, पहले वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते हैं, फिर वो कहते हैं कि ये जो है वो चुनाव गलत तरीके से हुए, फिर वो कहते हैं देश में सौहार्द नहीं बिठा रहे हैं, फिर वो कहते हैं जुडिशरी इनके साथ मिली हुई है इसलिए इनको पलट दो। ये कहीं उसकी बू तो नहीं आ रही है। जो अवधेश जी अभी कह रहे थे, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं कि ऐसा कौन सा लीडर होता है देश का जो सेमिनार करे साहब चुनाव पर, जो चीफ जस्टिस के लिए इस तरह की बातें करें, जुडिशरी के लिए ऐसी बातें करें। आप सोचो केजरीवाल ने चिल्ला चिल्ला के कहा जाते समय जेल में कि साहब ये लोग हमें क्या करना चाहते हैं पता नहीं। ये लोग कौन? ये लोग वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उनको जेल में रखा हुआ है। ये लोग कौन? और ये जब यही जब अदालतें और यही जब जज जो है जब इंडिया अलायंस के नेताओं के पक्ष में फैसले देते हैं, उनको जमानत देते हैं, तो यही जो पूरा सिस्टम है न्यायपालिका अच्छी हो जाती है। मुझे यहां पर एक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि इफ्तार तो चलता है लेकिन पूजा से है आपत्ति, और बात करेंगे हम इसको लेकर राहुल लाल से। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर दो टूक में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कि इफ्तार तो चलेगी लेकिन पूजा पर है आपत्ति। और मेरे साथ कांग्रेस का समर्थन करने के लिए समर्थन दे रहे हैं कांग्रेस को इस बहस के अंदर राहुल लाल भी मौजूद है। राहुल लाल जी, देखिए ये जो चल रहा है कि रोज़ा इफ्तार जब पार्टियां होती थीं और मनमोहन सिंह के समय तो खूब होती थी, लोग बड़े तैयार होकर और सज धज के जो है रोज़ा पार्टी में जाते थे, बड़ी बड़ी दावतें तो होती थी, खूब लजीज व्यंजन परोसे जाते थे, उसके अंदर भी चीफ जस्टिस आते थे। मैं अपनी PCR टीम से निवेदन करूंगा कि ऐसी 2009-2010 की एक पार्टी है रोज़ा इफ्तार पार्टी, उसकी तस्वीरें कुछ हमारे पास हैं, वो आपको दिखा देता हूँ कि उसके अंदर कैसे उस समय के तत्कालीन चीफ जस्टिस बालाकृष्णन आए थे। और बालाकृष्णन ही नहीं, पाकिस्तान के जो तत्कालीन उच्चायुक्त थे शाहिद मलिक, वो भी इस पार्टी में आए थे। जो आप देख रहे हैं शाहिद मलिक की तस्वीर है और ये बालाकृष्णन, जस्टिस बालाकृष्णन की तस्वीर है। तो इफ्तार पार्टी के अंदर पाकिस्तान का उच्चायुक्त आएगा, वो भी चलेगा, उस समय के चीफ जस्टिस आएंगे मनमोहन सिंह की सरकार में, वो भी चलेगा। लेकिन गणेश आरती में अगर CGI के घर में PM पहुंच जाए तो भाई कांग्रेस को दिक्कत हो जाती है।
प्रखर जी, मैं देख रहा हूं कि दोपहर से सुबह से बीजेपी जो है कि उस तस्वीर को फैला रही है दोनों मैं उस तस्वीर को दिखा रही है। मैं कह रहा हूं कि दोनों तुलना बड़ा बेतुका तुलना है, दोनों में तुलना करना। कहिए क्यों? देखिए, तुलना बेतुका क्यों है? तो इफ्तार पार्टी है, उसमें ये तस्वीरें तो दिख रहा है। इफ्तार पार्टी में जा सकते हैं, है ना? वोट बैंक का सवाल है, मुस्लिम वोट बैंक। और मनमोहन सिंह तो कहते थे कि भारत के तमाम संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। तो मतलब इफ्तार पार्टी में कोई सीजीआई जाए तो चलेगा? मतलब आप किस तरह की बात कर रहे हैं? प्रखर जी, बस हमें कुछ सेकंड सुनेंगे तो मेरी बातों से आप ही सहमत हो जाएंगे। जी बोलिए। देखिए, मैं कह रहा हूं कि आज कल जो प्रधानमंत्री गए, जहां पे गणेश पूजन में वो गए चीफ जस्टिस के घर पे, वो आयोजन एक निजी किस्म का आयोजन था। इफ्तार पार्टी एक सार्वजनिक किस्म का आयोजन था। अब आपने कुछ चेहरे आप नहीं दिखा रहे हैं, उसमें तत्कालीन लीडर ऑफ अपोजिशन लाल कृष्ण आडवाणी भी मौजूद थे, तमाम दूसरे दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। तो वो कोई इस तरह का कोई छोटा कार्यक्रम नहीं था, कोई निजी कार्यक्रम नहीं था। इफ्तार पार्टी में सोचे नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद है, प्रधानमंत्री भी मौजूद है, ठीक है, पाकिस्तान के जो प्रतिनिधि है वो भी मौजूद है। आप लोगों को ये दिक्कत तो नहीं है कि जो इफ्तार पार्टियां इतनी बड़ी होती थी, जिसमें इतने बड़े बड़े लोग पहुंचते थे, पाकिस्तान के उच्चायुक्त पहुंचते थे, जब से 2014 के बाद मोदी जी आए तब से प्रधानमंत्री आवास में इफ्तार पार्टी बंद हो गई, कहीं ये दर्द तो नहीं है आप लोगों को? प्रखर जी, देखिए, वो प्रधानमंत्री की अपनी निजी इच्छा है, वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि रोहन जी भी यहाँ पे तर्क उन्होंने शुरुआत नहीं रखा, तभी मैंने कहा कि वो दोनों यहाँ पे क्या सीजीआई के कार्यक्रम में क्या नेता प्रतिपक्ष मौजूद थे, मुझे राहुल लाल जी दोनों कार्यक्रमों की तुलना करना बिल्कुल ही गलत है। प्रखर जी, ये एक तरह से कहीं से भी लॉजिकली अगर लोग दल बदल के दल हित से उठकर अगर सोचे कोई, तो हमारे तर्क से इस पैनल में हर कोई सहमत होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे अलग अलग दलों के अलग अलग आप चलिए, अब हम एकदम दूसरे तरीके से राहुल लाल जी इस बात को लेते हैं। हम जिस सूचना क्रांति के दौर में हैं, उसमें कोई भी चीज करने के लिए जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री पर्सनली मिलने जाएं। इतने तरीके हैं बातचीत करने के लिए, एक दूसरे को मैसेज पहुंचाने के लिए। व्हाट्सएप है, जूम मीटिंग है, तमाम तरह के तरीके हैं जिनसे एक दूसरे को कोई भी संदेश, जैसे कि शक जो है जो एक तरफ जाहिर कर रहे थे, चुपचाप जा सकते थे, चुपचाप जा सकते थे, रात के अंधेरे में जा सकते थे। कई मुलाकातें, आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, रात के अंधेरे में कितनी मुलाकातें नेताओं के बीच में होती हैं और किस किस तरह से क्या क्या उसमें होता है, क्या क्या प्लान बनते हैं, ये सबको मालूम है। उसके लिए सबके सामने, कैमरों के सामने जाने की जरूरत नहीं होती है। प्रखर जी, जो आपने सवाल उठाया गंभीर सवाल है कि आज के समय में सूचना प्रौद्योगिकी का समय, कोई अगर मिलना चाहे किसी भी माध्यम से मिल सके। लेकिन मैंने शुरुआत में भी कहा था कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। जो परिस्थितियां हैं, अभी आपने देखा लोकसभा चुनाव के दरमियान में हमने किया गया था, कोलकाता हाईकोर्ट के सिटिंग जज अचानक इस्तीफा देते हैं और अगले दिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, चुनाव लड़ जाते हैं। इसके पहले तो हमने ग्राफिक्स टीम से, पीसीआर टीम से निवेदन है, बहरुल इस्लाम का ग्राफिक्स चला दे, उनके बारे में भी जान लीजिए। प्रखर जी, आपके बहरुल इस्लाम को जानते हैं? आपने बहरुल इस्लाम का नाम सुना है कि नहीं सुना, पहले ये बताइए। बिल्कुल सुना है। हाँ, तो आप उनके बारे में क्या जानते हैं, बताइए। वो पहले मंत्री थे। चलिए मैं बता देता हूं। बहरुल इस्लाम कांग्रेस के नेता थे 62 में, 1968 में 2 बार लगातार राज्यसभा सदस्य बने। उसके बाद असम हाईकोर्ट के जज बन गए। असम हाईकोर्ट के जज बन के चीफ जस्टिस बन गए असम हाईकोर्ट के। फिर उसके बाद रिटायर हो गए। रिटायर होने के 9 महीने बाद उन्हें चीफ जस्टिस, जो असम हाईकोर्ट के रिटायर्ड हो चुके थे 9 महीने बाद, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया गया। वहां से इस्तीफा देकर, ऐसा होता नहीं है, जो सिटिंग जज होता है नॉर्मली वही सुप्रीम कोर्ट जाता है, नियमों का उसमें एक तरह से ढील दी गई। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए बहरुल इस्लाम, तो उसके बाद फिर से इस्तीफा देकर असम की बारपेट सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए चले गए। चुनाव कैंसिल हो गए तो वापस से कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा चले गए। बड़े विचित्र किस्म के थे वो, कब राज्यसभा सदस्य बन जाते थे, कब जस्टिस बन जाते थे, मालूम ही नहीं पड़ता था। आप ही की पार्टी के थे, कांग्रेस के थे। प्रखर जी, क्या ये किस तरह की है? प्रखर जी, क्या ये अच्छी नजीर है? आप ही बता दीजिए। नजीर किसने रखी है? गलत नजीर किसने रखी है? देखिए कांग्रेस के अनोखे मिलॉर्ड हम स्क्रीन पे चला रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो। इनकी देखिए कथा कितनी जबरदस्त और दिलचस्प है। खैर, रोहन गुप्ता जी, प्रखर जी, एक लाइन सुन लीजिए, मैं एक ही लाइन कह रहा हूं। गलत होता है। अगर कांग्रेस ने गलत किया तो भारतीय जनता पार्टी, चलिए कम से कम इतना तो मान रहे हैं। और भी किस्से हैं मेरे पास, किस जज के साथ क्या किया है। ठीक है, प्रखर जी, वाक्य खाली पूरा हो जाने दीजिए कि यार कांग्रेस ने गलत किया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसी गलत परंपरा को दोहराएगी? बहरुल इस्लाम जैसा कोई एक उदाहरण कांग्रेस पार्टी, बीजेपी का बता दीजिए ना।
या मोदी सरकार में बहरुल इस्लाम जैसा किया गया हो कि पहले सांसद बनाया, फिर जज बनाया, फिर सांसद बनाया, फिर जज बनाया? एक एग्जांपल बता दीजिए, एक एग्जांपल बता दीजिए। खैर, रोहन गुप्ता जी, आपको भी पता है कि आज के समय में ठीक है राहुल जी, रोहन गुप्ता जी, बार बार आरोप लगता है कि जो गलत नजीर इस देश में पेश की गई, बीजेपी उसी पर चलना चाहती है। और मेरा दूसरा सवाल यह है, जो ट्रैप होने की बात किशोर तिवारी जी कर रहे थे कि पीएम मोदी के उसमें जाल में ट्रैप हो गए मुख्य न्यायाधीश, मैं दूसरी बात कहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी की जो अमेरिकी यात्रा में विवाद हुए थे उससे ध्यान हटाने के लिए बीजेपी को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने आज सारे नेताओं ने सारी एनर्जी इसी पे लगा दी, जबकि राहुल गांधी के मुद्दे को उठाया जाना चाहिए था? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी भी ट्रैप हो गई है? बिल्कुल नहीं प्रकाश जी, देखिए राहुल गांधी जी ने क्या विदेश में बोला, यहाँ पे क्या हो रही है, सबको मैं जोड़ के देख रहा हूँ। वहां पे उन्होंने कहा कि जो है देवता भगवान नहीं होते हैं, यहाँ पे इनको गणेश भगवान की जो पूजा होती है वहां पे प्रधानमंत्री उससे आपत्ति है। अभी कैसा लॉजिक दे रहे थे राहुल जी कि नहीं, पहली बात तो प्रधानमंत्री इफ्तार बोला है, क्या ये सही है? मुझे एक चीज बताइए, वो प्रधानमंत्री ने बीच में मत बोलिए, आप हर चीज में बीच में मत बोलिए प्लीज, आप सुन लीजिए बात को, आप बीच में मत बोलिए, आप प्लीज बीच में मत बोलिए, बात को पूरा सुनिए। पहली बात है, डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है। अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इफ्तार बुलाते हैं, उसमें सीजीआई आते हैं, वो इससे अलग नहीं है, क्योंकि हमको समझना पड़ेगा कि देश में धार्मिक भावना है, उसका हमको सम्मान करना पड़ेगा, उसको राजनीति से मत जोड़िए। ये पब्लिक के सामने है, फोटो पब्लिक के सामने, छिप के नहीं मिले। हमारा लोकतंत्र इतना परिपक्व है कि अगर प्रधानमंत्री जी उनके घर पे जाएंगे तो इससे कोई न्याय तंत्र प्रभावित नहीं होगा। ये मानसिकता समझने की जरूरत है हमको। ये डिबेट ही गलत इश्यू पे जा रहा है। हम क्या बातें कर रही है? इतने बड़े सीजीआई जिन्होंने लैंडमार्क फैसले सुनाए जो सरकार के खिलाफ भी है, आज उसके ऊपर सवाल करने लगे। क्या सीजीआई का व्यक्तिगत जीवन नहीं है? क्या सीजीआई की भावना नहीं हो सकती है? कैसी बातें कर रहे हैं? और उन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया, सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया, उन्होंने सबको बुलाया है, काफी डिग्निटरीज को बुलाया है। इस तरीके की बचकानी चीजों से बचना पड़ेगा। विपक्ष की विश्वसनीयता कम होती जा रही है। नेता विदेश में जाकर देश के खिलाफ जो सवाल उठा रहे हैं, हर चीज में सनातन पे सवाल, आज उनके राज्यों में, हिमाचल में, आज मॉस्क के ऊपर जिस प्रकार से वहां पे मस्जिद का जो हो रहा है मामला देश के सामने, पहली बार हुआ है कि ये इनके शासन में गणेश के जो है विसर्जन के समय पे, पंडाल के समय पे पथराव हो रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं? कैसे किस प्रकार का तुष्टीकरण है? मुझे लगता है कि ये जो तुष्टीकरण जिस पराकाष्ठा पे चला गया है, ये देश के लिए खतरनाक है। और ये गठबंधन जो हर चीज में लेंस लेके देखता है कि संविधान का रक्षक होने का जो नाटक करता है, संविधान से इसकी बड़ी धज्जियां क्या है कि सीजीआई के ऊपर आप सवाल उठाने लग गए। क्या सीजीआई का मौलिक अधिकार नहीं है कि गणेश की स्थापना करे? क्या सीजीआई का मौलिक अधिकार नहीं है कि वो चाहे उसको बुलाए? अरे अपने दुश्मन को भी बुला सकते हैं। ये व्यक्तिगत मामला है, इसको मत छेड़िए। वो सीजीआई की कैपेसिटी में नहीं है। उन्होंने बुलाया, अपने घर पे स्थापना की, प्रधानमंत्री जी को आमंत्रण दिया, प्रधानमंत्री जी गए, प्रार्थना की। हर चीज में राजनीति करेंगे आप लोग, हर चीज में सवाल उठा देंगे। कल उठ के इलेक्शन के रिजल्ट आपकी फेवर में नहीं आएंगे तो आप इसी पे सवाल उठा देंगे, इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा देंगे। कल 99 सीट आ जाएगी तो सत्याग्रह जयते करेंगे। ये जो मानसिक इसको संविधान को हाथ में पकड़ के जो नाटक करते हैं ये लोग, संविधान होल्ड करने का, उसकी धज्जियां ये लोग खुद उड़ा रहे हैं। 240 पे आए, इसलिए संविधान सुरक्षित नहीं है। वो अलग बात है। उंगली का है, किशोर जी उंगली किस पर उठा रहे हैं? रोहन गुप्ता जी पर की राहुल लाल पर उंगली उठा रहे हैं? पूछ रहे थे किशोर जी, आप महाराष्ट्र की राजनीति में अच्छा खासा दखल रखते हैं और हमने सबने बचपन से पढ़ा है कि बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव के माध्यम से देश के समाज को, हमारे सारे समाज को जोड़ने का प्रयास किया था, जो आज़ादी के आंदोलन के अंदर उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। ये परंपरा महाराष्ट्र के अंदर रही है। और जब महाराष्ट्र के लोग देखेंगे कि इस तरह से आप एक प्रधानमंत्री का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि वो सीजीआई के घर जाकर गणेश आरती करते हैं, तो आपको लगता नहीं इससे राजनीतिक नुकसान होगा आपकी पार्टी को? नहीं, रोहन गुप्ता कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि सीजीआई ने बुलाया था। मैं अभी बता रहा हूं कि पीओमओ ऑफिस से बार बार फोन गए। अच्छा, पहले सीजीआई ने अरे भाई मुझे बोलने देना, बार बार फोन गए। अरे मेरे को बोलने दो यार। अरे रोहन तुम है ना बच्चे हो अभी। अरे भाई ऐसा है, अरे इतना बढ़िया आपका हाथ से आज है कि उस पर तो मुझे बताने दो, मुझे पूरा बताने दो। तो क्या हुआ कि आ रहे हैं जिसका कोई, अरे भाई देखो, इन्होंने चंद्रचूड़ साहब ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा इसलिए पहले नहीं बोला था। बाद में वो घर पर जाकर डिस्कस किया तो उनके
जो धर्मपत्नी है उन्होंने बोला कि इन्होंने कहा है कि ये अवतारित पुरुष है, तो अवतारित पुरुष का अपमान नहीं करना करके उन्होंने आने दिया। लेकिन मतलब ऐसा कोई इस कथा के सारे पात्र काल्पनिक टाइप बातें करने लग गए आप। मतलब क्या कुछ भी, मतलब पीएम ने बोला कि पीएम को जो है बुला लीजिए, मतलब क्या कर रहे हैं किशोर जी? मैं अच्छी नेशनल चैनल पे रात के 9 बजे है नहीं, संजय राउत ने ऐसा कर दिया, बोलने के लिए है ही नहीं, बोलने के लिए कुछ नहीं। अवधेश जी क्या मतलब किस तरह का बयान है? खुलासा करने वाले, मतलब मैं बाल गंगाधर तिलक की बात कर रहा हूँ, मैं बाल गंगाधर तिलक के योगदान की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र की धरती पर कैसे गणेश उत्सव के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने एक क्रांति की शुरुआत की, पूरे समाज को जोड़ा, और आप किस तरह की बात कर रहे हैं? अरे मैं देखो प्रखर मेरी बात सुनो। बाल गंगाधर तिलक की धरती से आते हैं, और जब वहां के लोग देखेंगे कि गणेश आयोजन, गणेश की आरती करने पर एक प्रधानमंत्री को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो तिलक की धरती के लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? आप इस पे जवाब देना चाहिए। आप मजाकिया अंदाज में पीएमओ ने बोला, इसने बोला, उसने बोला। अरे भारत में है ना, बहुत सभी लोगों को मालूम पड़ गया है। आप हम सब में उम्र में ज्यादा हैं, आपको इस जिम्मेदारी निभाना चाहिए कि बाल गंगाधर तिलक के सवाल पे आप कहानी कहां ले गए? यार देखो, ये गणेश उत्सव और महालक्ष्मी का उत्सव महाराष्ट्र में पहले घरों में हर जगह होता था, मालूम है? उसको तिलक ने सार्वजनिक किया। जी हाँ, ये मुझे मालूम है। हाँ, ये देखो, तो इसके बाद क्या हुआ कि एक घरगुती कार्यक्रम था, उसमें जबरदस्ती कोई चला जाए और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके ट्विटर पे देश का प्रधानमंत्री जबरदस्ती चला जाएगा किसी के घर में? अरे क्या करे, अब क्या आ गया तो सिक्योरिटी को बोल के रोक दे, आ गया तो सिक्योरिटी को बोल दे कि यार मत आने दो। अच्छा, अब बेचारा फंस गए, धनंजय फंस गए हमारे। और मैं तो बोल रहा हूं, अब उन्होंने हमारे डिसीजन में तो अलग रहना भैया, हमारे डिसीजन में अलग रहना, राज्यसभा का मेंबर भी नहीं बनना। कोई गगोई पैटर्न बहुत चल रहा है। हाँ, गगोई पैटर्न बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि उनके पास बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। पैटर्न क्या था? जस्टिस इमाम पैटर्न क्या था? जस्टिस एएन रेक पैटर्न क्या था? अरे मैं इतिहास बताना शुरू कर दूंगा। जस्टिस चांदुरकर के साथ क्या किया था? भारत के सुप्रीम कोर्ट में जजों के साथ नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी की सरकारों ने देश के जजों के साथ क्या क्या किया है, पूरा कच्चा चिट्ठा मेरे पास है। अरे भाई, मैं सुनाता रहूंगा, सुन के थक जाएंगे आप। फिलहाल मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद समय खा गए किशोर जी। नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूँ किशोर जी, और कराऊं मेरा ही समय खाया। मैं यहाँ पे एक ब्रेक लेना चाहूंगा, ब्रेक के बाद मैं अवधेश जी से जानना चाहूंगा कि इसका कितना राजनीतिक नुकसान शिवसेना को हो सकता है। एक ब्रेक लेना पड़ेगा, और ब्रेक के बाद में डीके दुबे साहब से भी जानना चाहूंगा कि आखिर अंतर क्या है, क्या 2014 के पहले सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ क्या होता था, क्या इतिहास था, और अब क्या बदलाव हुआ, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, अगर अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो,
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद 2 टूक में एक बार फिर आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं कि CGI के घर पर जब PM गणेश आरती करने पहुंचे तो उस पर विवाद क्यों हो रहा है। और अवधेश जी मेरे साथ हैं। अवधेश जी, ये जो आजकल भारतीय राजनीति में ट्रेंड चल रहा है पिछले 6 महीने की अगर हम ट्रेंड की बात करें कि छोटी छोटी बातें जिनको इग्नोर किया जा सकता है, उस पर इस तरह के विवाद क्यों हो रहे हैं? क्या मानसिकता काम कर रही है? नहीं, छोटी छोटी बातें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जिस बात की प्रशंसा होनी चाहिए, जो हमारे देश की दुनिया में मान उठाने वाले संस्थाएं हैं जी, जिनसे भारत विश्व में अपना सिर उठाकर खड़ा हो रहा है, उन सबको मतलब आप संदेह के घेरे में लाके उनके महिमा को गिरा के एक कैसा वातावरण बना रहे हैं, ये है क्वेश्चन। देखिए, पहले तो मैं बोलूँ कोई निजी था, किशोर तिवारी महाराष्ट्र से है। जो गणेश उत्सव होता है ना, तो जैसे हम लोग दिवाली का निमंत्रण देते हैं, नॉर्मल लोग अपने गणेश उत्सव में किसी एक दिन महाराष्ट्र में तो पूरे देश में ना निमंत्रण देते ही है। बिल्कुल, चीफ जस्टिस के यहाँ वो प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर आई होगी, लेकिन कुर्सी पर अंदर बाहर कितने लोग बैठे होंगे उस घर में, कितनी संख्या होगी, ये कोई नहीं जानता है। सही बात। क्योंकि कितने लोग वहां आए होंगे उस बीच में, इसलिए कोई नहीं जानता है। वो तो अकेले हो ही नहीं सकता है। देखिए, आप इस समय मतलब जो इस देश में जो कुछ भी चल रहा है, ये जो INDIA है, राहुल गांधी, मैं आपको बहुत लंबे समय से टीवी पर बोल रहा हूं कि भारत और दुनिया भर के जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट रहे हैं और जो दुनिया में इस समय नियो कम्युनिस्ट खड़े हो गए जी। ये कम्युनिज्म तो वो था जो क्रांति करके बदलना चाहता था, उसका खुला था। ये नियो कम्युनिस्ट जो है वो दुनिया में अपनी सत्ता स्थापित करने अपने अनुसार सरकार रहे, उसमें बड़े बड़े पूंजीपति, बड़ा बड़ा थिंक टैंक दुनिया का लगा हुआ। हम लोग एक जॉर्ज सोरोस का नाम लेते हैं, सैकड़ों है। हाँ। तो राहुल गांधी जी का जो 2.5-3 साल में माइंड वॉश हुआ है, वो वही हुआ है। अब कम्युनिस्टों का जो उस समय एक सिद्धांत था, बाकी लोग भूल गए हैं, लेकिन जो मार्क्स का, माओ का, लेनिन का, स्टालिन का, सबका सिद्धांत, ये सब था, करोड़ों लाशों पे खड़े हुए हैं कि पूरी व्यवस्था के खिलाफ जो है पैदा करो कि सारी सरगल गई है, सारे गलत है, सारे इसमें सब मिले हुए हैं, सब उस समय सर्वहारा के विरुद्ध है। तो वो सारी स्थिति पैदा करने की देश में कोशिश हो रही है। उसमें ये बचा हुआ एक मतलब चीफ जस्टिस का अवसर आ गया है। तो ये इतना सीरियस इशू है, बहुत खतरनाक इशू है। राहुल गांधी अगर अमेरिका में जाकर ये बता रहे हैं कि एक सिख जो है करा और मतलब बना वो बांध करके नहीं जा सकता है हम गुरुद्वारे में, एक मुसलमान पर हमले हैं, दलित पर हमले हैं, तो ये है कि भारत, सुनो भाई, ये भारत इस समय दुनिया में जो उठ के खड़ा हो रहा है, इसको कमजोर करने और वहां की व्यवस्था को अपने अनुसार अगर चलाना है, तो इस समय वहां ये सारे सिस्टम उठाओ ताकि दुनिया भी जाने और यहां भी एक स्थिति पैदा हो। तो एक देश में भयानक अराजकता उसकी पैदा करने की कोशिश हो रही है। और दुनिया में जाकर भारत की बुराई करने का काम प्रधानमंत्री राहुल लाल जी आपके बीच में कोई नहीं बोला। बीच में बोलेंगे मुझे जो है इस देश में मैं DD न्यूज के दर्शकों से बात कर रहा हूं कि इससे सचेत होने की आवश्यकता है। चंद्रचूड़ साहब के अनेक फैसलों से हम लोग सहमत नहीं रहे हैं, फैसले पर प्रश्न भी उठाए हैं, लेकिन मैं कहूं कि किसी से व्यक्तिगत हमारे देश का न्यायाधीश प्रभावित हो जाएगा और प्रभावित होकर के वो फैसला देने लगेगा, उस दिन ये देश डूब जाएगा। इतना विश्वास देश को होना चाहिए। और देश को विश्वास है, लेकिन अगर लोग ये चाहते हैं तो न्याय हो, इस देश में जो सेक्युलर ब्रिगेड रहा है ना, वो ये मान के चलता था। अरे भाई ये बहुत बोलते हैं। राहुल लाल जी प्लीज देखिए, इस देश में टिकट लगा दिया। अरे भाई ऐसे राहुल लाल जी देखिए, मैं आपको आखिरी बार बोल रहा हूँ, प्लीज निवेदन है, शांत हो जाइए। अवधेश जी को अपनी बात बोलने दीजिए। आप जब वो बोल रहे हैं, जब आप बोल रहे थे उन्होंने टोका नहीं। देखिए ऐसा है कि इस देश नहीं राहुल लाल जी, इस देश में एक जो सेकुलर ब्रिगेड हमारे यहाँ, जिसको मैं सेकुलर फंडामेंटलिस्ट कहता हूं, हम सब लोग सेकुलर हैं क्योंकि सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन जो फंडामेंटलिस्ट तत्व रहे कट्टरपंथ, इनके अंदर एक RSS को, बीजेपी को, मोदी को, ऐसे लोगों को लेके बहुत एक जुगुप्सा, डिस्गस्टिंग भाव रहा है कि ये सब गंवार हैं या सब हैं, एलिट क्लास में कहां जाते हैं।
तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है ऐसी संस्था है, तो इन सब के लिए रही, जहां के जज के साथ बैठना, दारू पीना, फलाना करना, मिलना, वो इनका एक्सक्लूसिव राइट रहा है। अब जिस जज को ये ऐसे पेश कर रहे हैं, एक तो वो पूजा करते हुए दिख रहा है। आप सोचिए, बहुत के लिए तो इसमें छटपटाहट है कि ये जज है सेकुलर वामपंथी, और नरेंद्र मोदी वहां कैसे पहुंच गया है। तो ये जो लंबे समय का एवोरिंग आइडियोलॉजी होता है, घृणा है ना, वो भी इसमें प्रकट हो रहा है कि ये तो हमारा विशेषाधिकार था। क्योंकि जब पूर्व चीफ जस्टिस गोगोई ने क्वेश्चन उठाया तो इनके आदमी थे, लेकिन राम जन्मभूमि पर फैसला दे दिया तो इस देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि यह संविधान सम्मत फैसला नहीं है, और क्या क्या अभियान चलाया गया है। तो ये इस ब्रिगेड का देश में अराजकता पैदा करने वाला है, देश में उथल पुथल पैदा करने की कोशिश हो रही है, देश में हिंसा की स्थिति पैदा करने की कोशिश हो रही है, अलग अलग प्रकार से। उसका एक पार्ट ऑफ गेम है ये। बिल्कुल नहीं, आपने जो आपकी बात में थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं कि जो आपने आरएसएस और बीजेपी के प्रति घृणा की बात करी, तो जुडिशरी में नजर आई एक जस्टिस चांदुरकर होते थे, वो महाराष्ट्र से आते थे, शायद तिवारी जी जानते हो उनको। जस्टिस चांदुरकर का नाम 1982 से 1985 तक कई बार सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए गया। वो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए गया, लेकिन कांग्रेस सरकार उनका नाम लौटा देती थी। और अवधेश जी, मालूम है उनकी गलती क्या थी? उनकी तथाकथित गलती यह थी कि वो जब गुरु गोलवलकर का 1973 में निधन हुआ था, जो आरएसएस प्रमुख गुरु गोलवलकर का निधन हुआ था, तो उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे और शोक सभा में उन्होंने गुरु गोलवलकर जी की प्रशंसा की थी। इस वजह से 12 साल बाद भी 1982 से लेकर 1983 से 1985 में नाम गया, तो जस्टिस चांदुरकर को कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बनने दिया गया। ये स्थिति इस देश के अंदर रही है। डीके दुबे साहब, एक लाइन जरा, किशोर जी बार बार उंगली उठा रहे हैं। हाँ, देखिए, ऐसा है कि आपकी जासूसी कथा आज लोगों ने सुन ली है। हाँ, हम लोग बहुत वो मेजर बलवंत कर आप सुरेंद्र मोहन पाठक की कथाएं, सुरेंद्र मोहन पाठक की कथाओं से, उपन्यासों से लेकर आए, और इस समय जो है ना, धृतराष्ट्र क्या जो आपके संजय राउत और ये जो धृतराष्ट्र का वो दरबार चला रहे हैं, उसमें शामिल मत होइए। अवधेश जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। डीके दुबे साहब से भी कुछ पूछना चाह रहा था, लेकिन समय का अभाव है। अंतिम वक्तव्य उन्हीं का नहीं, लेकिन समय का अभाव है। 9:55 हो चुके हैं, मुझे 2 टूक को यहीं पे बाइंड अप करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो फिलहाल 2 टूक में इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज।